तो आज हम समझेंगे कि ऑप्शंस क्या होती है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग का आज हमारा लेसन 1 है, व्हाट आर ऑप्शंस। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे ताकि आपके लिए इजी रहे समझना ऑप्शंस क्या है। मान लेते हैं कि एक अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट का जो भी करंट वैल्यू है वो अपार्टमेंट 2 करोड़ का अपार्टमेंट है। और आप उस अपार्टमेंट को खरीदने में मान लेते हैं इंटरेस्टेड हैं कि 2 करोड़ का अपार्टमेंट है, आप उसको खरीदना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप उस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस अपार्टमेंट के सेलर के साथ, राइट? बिकॉज़ कोई भी चीज़ आपने बाय करनी है या सेल करनी है तो बायर सेलर दोनों चाहिए होते हैं। आप खरीदना चाहते हैं तो सेलर होना चाहिए, आप बेचना चाहते हैं तो बायर होना चाहिए। तो आप बिकॉज़ खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि सेलर के साथ एक आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप उसको 5 लाख रुपए पे करते हैं। वो 5 लाख रुपए पे करके उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने अब क्या कॉन्ट्रैक्ट उस सेलर के साथ करा कि 5 लाख देने से कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि अब मेरे पास ये अपार्टमेंट खरीदने का राइट है और मैं 2 करोड़ में अपार्टमेंट खरीद सकता हूँ और मैं कुछ टाइम उसके लिए ले रहा हूँ। लेट्स से इस केस में मैंने लिए 3 महीने। तो विद इन 3 मंथ्स मैं आपको पूरे 2 करोड़ रुपए दूँगा और ये अपार्टमेंट मेरा हो जाएगा एंड दैट इज़ एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए मैंने 5 लाख रुपए पे करे सेलर को। तो ये हो गया मेरा राइट टू बाय कि अगर जब मेरा 3 महीने के अंदर पॉसिबल होगा, मैं आपको पूरा अमाउंट दे दूँगा। वैल्यू हमने अभी डिसाइड कर लिया है क्या होएगी, 3 महीने बाद चाहे वैल्यू ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने 2 करोड़ में ही आपसे अपार्टमेंट लेना है और इस ट्रांज़ैक्शन के लिए 5 लाख रुपए आपने पे करे। तो और जो सेलर है उसने क्या करा, उसने वो 5 लाख रुपए रिसीव करे एंड नाउ उसका ऑब्लिगेशन है कि वो आपको वो अपार्टमेंट सेल करेगा 2 करोड़ में विद इन दैट 3 मंथ्स। तो इसको अगर हम पहले देखें कि राइट टू बाय एंड ऑब्लिगेशन टू सेल, इसका मतलब क्या हुआ? राइट टू बाय का मतलब आपके पास राइट है बाय करने का, बट आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप 2 महीने बाद नहीं चाहते खरीदना, बेशक मत खरीदिए, सिर्फ आपने जो 5 लाख रुपए दिए थे वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। ऐसे जो सेलर है वो क्विट नहीं कर सकता बिकॉज़ उसने वो कॉन्ट्रैक्ट करके आपसे 5 लाख रुपए लिए हैं, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही पड़ेगा, प्रोवाइडेड आप वो ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं, राइट? तो चॉइस आपके पास रहेगी कि आप वो ट्रांज़ैक्शन करें या ना करें। सेलर के पास वो चॉइस नहीं है, सेलर को वो ट्रांज़ैक्शन करनी ही पड़ेगी अगर आप अपना राइट यूज़ करते हैं, राइट? सो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट डिफरेंस कि जो ऑप्शन का बायर होता है, उसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं होता, उसके लिए सिर्फ राइट होता है, चाहे वो राइट को यूज़ करे, चाहे वो यूज़ नहीं करे। बट जो सेलर होता है, उसके लिए ऑब्लिगेशन होता है और सेलर उस ऑब्लिगेशन से बाहर नहीं निकल सकता। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो आपने ये ट्रांज़ैक्शन करी कि ठीक है 5 लाख रुपए दिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेलर के साथ कि 3 महीने के अंदर-अंदर आप उनको 5 करोड़ सॉरी 2 करोड़ देंगे और ये अपार्टमेंट आपका हो जाएगा। तो अब 2 चीज़ें हो सकती हैं विद इन दैट 3 मंथ्स, राइट? बिकॉज़ आपने 3 महीने का टाइम लिया, अब उस 3 महीने के अंदर-अंदर 2 चीज़ें हो सकती है। पहली क्या हो सकती है कि उस अपार्टमेंट की जो वैल्यू है वो नीचे चली जाती है। बहुत रीज़न्स हो सकती है, मान लेते हैं कि वहाँ का वाटर सप्लाई अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छा नहीं है। मेबी वहाँ पे बहुत क्राइम हो रहा है उस एरिया में, मेबी आस-पास कोई स्लम्स डेवलप हो गए विद इन अ मंथ और 2, जिसकी वजह से उस अपार्टमेंट की जो वैल्यू है वो नीचे चली जाती है और वो जो अपार्टमेंट है अब 2 करोड़ से नीचे जाके 1.5 करोड़ का हो जाता है। तो अब इस केस में अगर आप सोचेंगे तो क्या आपको 50 लाख का नुकसान हुआ? नहीं। व्हाई? बिकॉज़ आपके पास राइट था उसको खरीदने का। आपके लिए ज़रूरी नहीं था आप उसको खरीदें। तो अब आप क्या बोलेंगे सेलर को, ठीक है इसका प्राइस नीचे आ गया, मैं नहीं खरीदना चाहता, जो 5 लाख रुपए मैंने आपको दिए थे आप वो 5 लाख रुपए रखो, मैंने ये ट्रांज़ैक्शन नहीं करना। तो इवन दो जो वैल्यू है उस एसेट का 50 लाख से नीचे गया, बट आपका लॉस 50 लाख का नहीं हुआ, आपका लॉस सिर्फ वही 5 लाख रुपए का हुआ जो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे करा था। अब इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, मान लेते हैं अगर आप उसी टाइम इमीडिएटली उसको 2 करोड़ का खरीद लेते तो आज आपको 50 लाख का नुकसान होता। बट बिकॉज़ आपने उसको नहीं खरीदा, आपने एज़ अ कॉन्ट्रैक्ट करा, वैल्यू अगर नीचे गई तो आपको 50 लाख का नुकसान नहीं हो रहा। आपका मैक्सिमम नुकसान कितना है? जो आपने 5 लाख रुपए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे करे थे और आप ऑब्लिगेटेड नहीं हैं। आपके यहाँ सिर्फ ये राइट था, आप उस राइट को यूज़ ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज़ एज़ अ ऑप्शन बायर आपके लिए ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको वो ट्रांज़ैक्शन करना ही करना है। प्लस आपको पहले ही 2 करोड़ में नहीं खरीदना पड़ा। अगर आप पहले ही 2 करोड़ में खरीदते तो आज की डेट में आपको 50 लाख का नुकसान होता। अब इसको हम अ, एक बारी समझते हैं स्टॉक के एग्ज़ाम्पल के साथ। तो लेट्स अज़्यूम कि एक स्टॉक जो था ₹200 का था। अब अगर आपने उस स्टॉक को इमीडिएटली ₹200 का खरीद लिया और कुछ दिनों के बाद वो 150 पे आ जाता है, तो आपका नुकसान हो रहा है ₹50 का। बट अब यही मान लेते हैं कि आपने ये जो स्टॉक था, आपने स्टॉक खरीदने की बजाय आपने राइट खरीदा था कि मैं ₹200 में वो स्टॉक खरीद सकता हूँ और उस राइट को खरीदने के लिए मान लेते हैं आपने ₹5 पे करे थे। तो अब क्या होगा, अगर स्टॉक जो है 150 पे भी चला जाएगा तो आपका ₹50 का नुकसान नहीं है बिकॉज़ आपने सिर्फ ₹5 पे करे थे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसको ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आपका लॉस सिर्फ ₹5 का है, राइट? सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हम इसको स्टॉक के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, राइट? तो सेम एग्जांपल कि यहाँ पे अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो आपको ₹50 का लॉस हो सकता था, बट एज़ एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अमाउंट दिया, आपको सिर्फ उतना
इतना ही लॉस हो रहा है। जैसे इस केस में आपको 50 लाख का लॉस नहीं हो रहा, जो आपने उसके लिए अमाउंट पे करा था 5 लाख, वो आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है? तो पहली तो कंडीशन हमने बात कर ली कि जो वैल्यू है उस अपार्टमेंट की, वो गिर जाती है 3 महीने के अंदर-अंदर। अब मान लेते हैं कि उस अपार्टमेंट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, राइट? उसके भी बहुत रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है कि उस अपार्टमेंट के आस-पास कोई शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, कोई थीम पार्क खुल रहे हैं, मेबी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो है वो आपकी नेबर बन गया है या नेबर बन गई है, जिसकी वजह से उस अपार्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। तो दैट कैन हैपन। और अब मान लेते हैं कि वो जो अपार्टमेंट है वो 2 करोड़ से 2 करोड़ 30 लाख का हो जाता है, 2.3 करोड़ का हो जाता है। तो अब क्या होगा कि आप जो है, बिकॉज़ आपने वो कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था, तो अब बिकॉज़ आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 करोड़ रुपीस पे था, तो जो सेलर है उसको 2 करोड़ पे ही बेचना पड़ेगा। इवन दो करंट मार्केट 2.3 है, आपको 2.3 पे नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि मैं 2 करोड़ में ही खरीदूँगा विदिन 3 मंथ्स, राइट? तो आपको 2 करोड़ में मिल जाएगा, आप उसको 2 करोड़ में खरीद सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 2.3 करोड़ है, आप उसको 2.3 करोड़ में बेच सकते हैं। और बिकॉज़ आपने 5 लाख रुपए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिए थे, वो आपके 30 लाख के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएँगे, तो आपको 25 लाख तब भी प्रॉफिट मिल गया। तो वही आपका 2 करोड़ 30 लाख माइनस 2 करोड़ जिसमें आपको मिला, माइनस 5 लाख जो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे करा था, आपका हो गया 5 लाख का प्रॉफिट। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 25 लाख रुपए कमाए। तो आपको पूरा 2 करोड़ नहीं इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ा। 5 लाख पे आपने 25 लाख कमाए, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 500% रिटर्न, राइट? बट अगर यही मैंने पहले 2 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा होता, फिर 3 महीने बाद बेचता, तो अगर मैं 3 महीने बाद बेच रहा हूँ, तो लिटिल ओवर 10% मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो कैन यू सी, अपार्टमेंट खरीद के बेचने में मेरा रिटर्न 10% था। बट अब जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी, उसके अगर उससे मैं कंपैरिजन करूँ, तो माय रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट जो है ऑलमोस्ट 500% हो गया। तो ये तो एक चीज़ होगी, बिकॉज़ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकता हूँ, 2 करोड़ का खरीद के 2.3 करोड़ में बेच सकता हूँ, 5 लाख जो मेरा मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट दिया था वो सब्ट्रैक्ट हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया 25 लाख का। सेकंड चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे 2 करोड़ स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा ये जो राइट टू बाय था, राइट? मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो मुझे ये 2 करोड़ में खरीदने की अपॉर्च्युनिटी देता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं किसी और को बेच सकता हूँ, राइट? और जिसको मैं बेचूँगा उससे मेरे को 30 लाख का एडवांटेज है, तो राइट, उससे मेरे को 30 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख मैंने दिए थे, स्टिल मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो 25 लाख का हुआ। तो पहला चीज़, ज़रूरी नहीं है मैं कि वो अपार्टमेंट खरीद के फिर किसी को बेचूँ, मैं सीधा वो कॉन्ट्रैक्ट ही किसी को बेच सकता हूँ, जो 2 करोड़ 30 लाख में खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मेरे को वही 30 लाख का प्रॉफिट मिला, और वो जो पर्सन है वो 2 करोड़ में खरीद सकता है, तो वो 30 लाख मुझे पे करेगा। 2 करोड़ जो अपार्टमेंट जो बेच रहा था उसको पे करेगा। मेरे को मेरा 25 लाख का प्रॉफिट मिल गया, और उसको 2 करोड़ 30 लाख का अपार्टमेंट मिल गया। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन कि आपने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और को बेच दिया। नाउ इसको एक और एक चीज़ आगे, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं कि जो अपार्टमेंट का सेलर था, उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि इस अपार्टमेंट की वैल्यू जल्दी बढ़ जाएगी, बिकॉज़ मे बी उसको मालूम थी या उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी कि मे बी 2 महीने में या 3 महीने में यहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल बनने वाला है, या मे बी कोई मेट्रो स्टेशन बहुत पास में आने वाला है, या थीम पार्क या व्हाटएवर। तो मान लेते हैं कि अगर उस सेलर को मालूम था कि ऐसा हो सकता है, राइट? पॉसिबिलिटी है, होगा या नहीं होगा वो किसी को नहीं मालूम। बट लेट्स अज्यूम उसको ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ऐसा हो सकता है कि कोई शॉपिंग मॉल पास में खुल जाए, या कोई ऐसी अ, चीज़ पास में ओपन हो जाए जिसकी वजह से इन अपार्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर उसको ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, तो डू यू थिंक कि वो जो सेलर होगा वो 5 लाख रुपए एक्सेप्ट करेगा? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? बिकॉज़ उसको मालूम है इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। तो मेबी वो कहेगा कि मेरे को 5 लाख नहीं एक्सेप्ट करना, अगर आप कम से कम 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, वरना मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। एंड अदर वे अराउंड भी हो सकता है, अगर उनको मालूम था कि यहाँ का पानी का सप्लाई अच्छा नहीं है, बिजली का सप्लाई अच्छा नहीं है, या इस एरिया में क्राइम बहुत है, तो हो सकता है कि अगर आप उनके साथ बार्गेनिंग करते, तो शायद वो कॉन्ट्रैक्ट आप 1 लाख में भी कर पाते, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन जो सेलर है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, राइट? उसके बेसिस पे ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, उसकी वैल्यू डिपेंड कर सकती है, राइट? अगर वो इमीडिएटली उससे ही वांट्स टू गेट रेड, तो शायद आपके साथ वो 1 लाख में भी कर ले। बट अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका वैल्यू बढ़ सकता है, तो मे बी शायद वो 5 लाख एक्सेप्ट एक्सेप्ट ना करे, वो बोले मैं कम से कम 20 लाख आप स्पेंड करेंगे, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, अदरवाइज़ मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना। सो व्हाट दिस टेल्स अस, रिजल्टिंग कंसिडरेशन क्या हुआ कि द प्राइस ऑफ द डील वुड हैव चेंज्ड इवन बिफोर द प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट ट्रूली चेंज्ड। मतलब अपार्टमेंट जो है वो अभी 2 करोड़ का ही है, राइट? 2 सीआर का ही है। बट अपार्टमेंट की वैल्यू चेंज होने से पहले ही हमारी डील की प्राइस चेंज हो गई। व्हाई? बिकॉज़ सेलर का एक्सपेक्टेशन था कि इसका जो प्राइस है, ये फ्यूचर में बढ़ सकता है, या मे बी उसका एक्सपेक्टेशन था कि इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, नीचे जाएगा, तो शायद वो 1 लाख में भी मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज़ इससे अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो अ, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
राइट? उनकी जो वैल्यू है सिर्फ अंडरलाइन की वजह से नहीं बढ़ती, उनकी वैल्यू जो है आई मीन उनकी वैल्यू सिर्फ अंडरलाइन की वजह से चेंज नहीं होती है। मेरे को बढ़ना नहीं बोलना चाहिए था बिकॉज़ बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। बट जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग है, वो सिर्फ जो अंडरलाइंग है, राइट? जो एसेट है, इस केस में जो एसेट था वो हमारा अपार्टमेंट था। सो सिर्फ अपार्टमेंट की वैल्यू के बेसिस पे इसकी डील की प्राइसिंग नहीं होती। जो सेलर की एक्सपेक्टेशन है वो भी अफेक्ट करती है उस ऑप्शन की प्राइसिंग को। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑप्शंस में ही होती है, स्टॉक्स में नहीं होती, फ्यूचर्स में नहीं होती, कमोडिटीज़ में नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ऑप्शन है वो मल्टीपल डायमेंशनल एसेट है, राइट? उसका सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, मल्टीपल डायमेंशंस हैं। बट बाकी जो एसेट्स होते हैं वो सिर्फ सिंगल डायमेंशन होते हैं। सो दैट इज़ व्हाई ऑप्शंस को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारी की सारी डायमेंशंस क्या है, कैसे ऑप्शन प्राइसिंग को अफेक्ट करती हैं। तो जैसे-जैसे हम इन सेशंस में आगे बढ़ेंगे, हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे। सो ऑप्शंस डू नॉट डिराइव इट्स प्राइस फ्रॉम द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग, राइट? वही अभी हमने बात करी, सिर्फ अंडरलाइन के बेसिस पे नहीं होता। ऑप्शंस आर प्राइस्ड बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग, ठीक है? अंडरलाइंग की वजह से है, बट एज वेल एज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस। तो सेलर का फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन क्या है, उसके बेसिस पे भी ऑप्शन की जो प्राइसिंग है वो वेरी कर सकती है। तो अंडरलाइंग सेम प्राइस ही होगा। जैसे अभी इस एग्जांपल में अंडरलाइन जो हमारा अपार्टमेंट है 2 करोड़ है तो 2 करोड़ ही है। बट अगर सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है तो मे बी शायद वो 20 लाख में कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर उसको लगता है कि शायद इसका वैल्यू ना बढ़े, इनफैक्ट नीचे हो जाए, तो वो शायद 1 लाख में भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, राइट? जो करंटली अभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो रहा था 5 लाख रुपीस में। तो कैन यू सी, अंडरलाइन का प्राइस वहीं का वहीं है, बट जो एक्सपेक्टेशन थी ऑफ फ्यूचर प्राइस उसके बेसिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू चेंज हो सकती है। Alright, next thing. What are options? Option is simply a contract that gives you the right to buy. तो जैसे भी हमने इस एग्जाम्पल में देखा, हमारे पास क्या था? राइट टू बाय था। हम वो अपार्टमेंट खरीदना चाहें तो खरीदेंगे, नहीं खरीदना चाहें तो नहीं खरीदेंगे, कोई हमारे पे कंपल्शन नहीं है। सिमिलरली आप एक ऑप्शन एज अ राइट टू सेल भी बाय कर सकते हैं। मतलब उसमें आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पे आप बेचना चाहें तो आप बेचेंगे, आप नहीं बेचना चाहें तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट? तो जिस तरीके से आप राइट टू बाय ले सकते हैं, वैसे ही आप राइट टू सेल भी ले सकते हैं। दोनों केसेस में आप ऑब्लिगेटेड नहीं हैं, आपका सिर्फ राइट है। अगर आपका मन करे आप वो ट्रांजैक्शन करें, अगर आपका मन नहीं करे तो आप वो ट्रांजैक्शन ना करें, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बट दोनों केसेस में बिकॉज आप राइट बाय कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे भी आपको राइट मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको राइट मिल रहा है, तो इनके लिए आपको पे करना पड़ेगा, राइट? दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। Options are known as derivatives since they derive their price from the price of the script or the underlying। तो पहला चीज डेरिवेटिव क्या होता है, राइट? डेरिवेटिव का मतलब है कोई ऐसा चीज जो किसी और चीज से अपना वैल्यू डिराइव करता है। अब बहुत सिंपल एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बटर की और लेट्स से चीज की। बटर ले लेते हैं, पनीर ले लेते हैं, राइट? बटर हो गया, पनीर हो गया। अब चाहे बटर हो, चाहे पनीर हो, ये दोनों किससे बनते हैं? दही सॉरी मिल्क से बनते हैं, राइट? सो दही वुड बी द थर्ड थिंग, राइट? सो चाहे बटर हो, चाहे पनीर हो, दोनों बनेंगे मिल्क से। तो मिल्क जो हो गया वो आपका अंडरलाइंग हो गया, और मिल्क का डेरिवेटिव क्या हुआ? मिल्क का डेरिवेटिव बटर भी है, दही भी है, कर्ड भी है। अब होगा क्या कि अगर मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो बटर का भी प्राइस बढ़ेगा, पनीर का भी प्राइस बढ़ेगा, दही का भी प्राइस बढ़ेगा। अगर मिल्क का प्राइस नीचे आएगा तो पनीर का भी प्राइस नीचे आ सकता है, बटर का भी प्राइस नीचे आ सकता है, दही का भी प्राइस नीचे आ सकता है, राइट? सो कैन यू सी, डेरिवेटिव क्या हुआ? समथिंग जो किसी और चीज से अपना प्राइस डिराइव करती है। और जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया कि दूध का डेरिवेटिव क्या हो गया? घी हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, चीज आई मीन मिल्क तो है ही, चीज हो गया, एंड दही हो गया, राइट? तो ये सारी जो चीजें हैं ये मिल्क की डेरिवेटिव्स होगी। तो ऐसे ही ऑप्शन जो है वो किसी स्टॉक का या किसी अंडरलाइन का या मे बी कमोडिटीज का डेरिवेटिव होगा। Next thing, trading options without proper education is risky because their value can be affected by things other than just the price of the underlying। तो जैसे भी हमने बात करी, ठीक है, ये अपना वैल्यू अंडरलाइंग से तो डिराइव करता है, बट अंडरलाइंग के साथ साथ और भी रीजंस होती हैं। जैसे एक रीजन हमने बोली दैट इज कि सेलर का एक्सपेक्टेशन क्या है। और ये जो सेलर का एक्सपेक्टेशन है, यू विल सी इन ऑप्शंस, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत अनरियलिस्टिक हो सकती हैं, और ये ऑप्शंस की प्राइसिंग को बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यूज तक ऊपर नीचे बहुत छोटे टाइम पीरियड में शिफ्ट कर सकती हैं, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर, ऑप्शंस सिर्फ अंडरलाइन के बेसिस पे उनकी वैल्यू नहीं होती, उनकी वैल्यू जो हमारा सेलर्स का एक्सपेक्टेशन है या जो ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर भी बेस्ड रहती हैं। सो ऑप्शंस अब किस किस चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती हैं, तो आई जस्ट गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। आई गेस ये लास्ट स्लाइड है जिसमें हम समझेंगे कि ऑप्शंस वाई लोग ट्रेड करते हैं, उसके बाकी एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं जो हमें मे बी स्टॉक या फ्यूचर से नहीं मिल सकते। पहला चीज़, ऑप्शंस आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग का क्या मतलब हुआ? अ, जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आपका बुलिश एक्सपेक्टेशन है कि आप डिमांड जोन में हैं, डिमांड से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो स्टॉक खरीदने की बजाय या फ्यूचर्स खरीदने की बजाय आप वो जो ट्रेड है ऑप्शंस में भी ले सकते हैं। आप उस बुलिशनेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस बुलिशनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सप्लाई जोन में हैं या रेजिस्टेंस के पास हैं या जो भी आपका मेथडोलॉजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस नीचे जा सकता है, विच मीन्स आपका बेरिश एक्सपेक्टेशन है, तो आप
स्टॉक की जगह या फ्यूचर्स की जगह वो सेम ट्रेड आप ऑप्शंस में भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्शनल ट्रेड। डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल कि अगर मैंने बाय करा, ऊपर जा रहा है तो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, नीचे जा रहा है तो मेरे को लॉस हो रहा है। और सिमिलरली अगर मैंने शॉर्ट, नॉट प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा। सिमिलरली अगर मैंने शॉर्ट सेल करा, नीचे जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा। सो दिस इज बीइंग डायरेक्शनल, कि अगर मेरी डायरेक्शन में जा रहा है तो प्रॉफिट है, मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है तो मुझे लॉस है। मेरी डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट है, मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है तो मेरे को लॉस है। तो ये तो होगी डायरेक्शनल ट्रेडिंग, जो आप किसी भी एसेट में कर सकते हैं, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे फ्यूचर्स हो, चाहे कमोडिटीज हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे ऑप्शंस हो। बट ऑप्शंस में एक चीज़ आप और कर सकते हैं जिसको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। अब नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग का मतलब क्या है, अब जैसे अगर आई डोंट नो आपने मेरे संडे वाले सेशंस देखे हैं या नहीं देखे, जिसमें हम काफ़ी मेजर मार्केट्स लेते हैं, उस पे डिमांड सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आपने ये सेशंस देखे हैं तो बहुत बार मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ पे हमारा डिमांड जोन है। तो जब तक दोनों में से एक वायलेट नहीं होता, प्राइस रेंज बाउंड रह सकता है इस डिमांड सप्लाई जोन, डिमांड सप्लाई जोन के बीच में। तो जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लैक ऑफ मूवमेंट होएगी, प्राइस ज़्यादा मूव नहीं करेगा, प्राइस रेंज बाउंड रह सकता है, तो हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब क्या है कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, एग्जांपल के लिए मेरा सप्लाई कहाँ पे है या मेरा डिमांड कहाँ पे है, या मे बी अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। और अगर आपको लगता है कि एक्सपायरी तक प्राइस इसी रेंज में रहेगा, तो आप एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब चाहे इस रेंज के अंदर प्राइस ऊपर जाए, चाहे इस रेंज के अंदर प्राइस नीचे जाए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सिर्फ़ इस रेंज के ऊपर निकल जाएगा या नीचे जाएगा तभी आपको लॉस होगा, रेंज के अंदर-अंदर आप पैसा बनाएँगे। सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, जिसमें उस रेंज के अंदर प्राइस चाहे ऊपर जा रहा है, चाहे नीचे जा रहा है, उससे आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ़ उस रेंज के ब्रेक होने के बाद ही आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी को फ़र्क पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, जिसमें आप डायरेक्शन पे बेट नहीं कर रहे, आप किसी और चीज़ पे बेट कर रहे हैं। और वो और चीज़ क्या हो सकती है, जैसे मैंने भी आपको बताया, ऑप्शंस मल्टीपल डायमेंशन एसेट है। तो हम डायरेक्शन को नहीं, बाकी जो उनकी डायमेंशंस हैं उस पे बेट कर रहे हैं। और वो बाकी डायमेंशंस कौन सी हैं, जैसे मैंने बोला, आगे आगे बढ़ेंगे इस सेशन में हम वो सारी की सारी डायमेंशंस सीखेंगे, समझेंगे, उससे ऑप्शंस की वैल्यू पे कैसे फ़र्क पड़ता है, सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। राइट, तो आज हम, जैसे मैंने बोला, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग, ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट की प्रोटेक्शन के लिए। राइट, अब स्क्रिप्ट की प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ, अब आप बोलेंगे कि अगर ठीक है हमने प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए स्टॉप लॉस तो होता है, तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, मेरा प्रोटेक्शन हो सकता है। बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पोर्टफोलियो में लेट्स इमेजिन कोई स्टॉक्स हैं आपने होल्ड करे हुए हैं, लेट्स अज्यूम कि आपने 102 रुपये पे वो बाय करे थे। अब है क्या कि मान लेते हैं कि इस कंपनी की अब रिजल्ट आना है या अर्निंग्स आनी है, एंड हो सकता है कि अर्निंग्स की वजह से गैप अप भी हो जाए, हो सकता है अर्निंग्स की वजह से गैप डाउन भी हो जाए। आपने देखा होगा बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, न्यूज़ जब होती है, अर्निंग्स होती हैं, स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटाइल हो जाते हैं। तो लेट्स अज्यूम आप चाहते हैं कि मेरा 100 पे स्टॉप लॉस लग जाए, कि अगर प्राइस अगले दिन गैप डाउन हो जाए, मैं 100 रुपये पे एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आई एग्री। बट जो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं, ये अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि अगर प्राइस 95 पे गैप डाउन हो जाता है तो आपका 100 पे एग्जिट नहीं होगा, आपका 95 पे एग्जिट होगा। और अगर आप उसको स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं और वो 95 पे ओपन हुआ, तो ये ऑर्डर तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। राइट, यू आर स्टिल इन दैट ट्रेड नाउ विद अ 7 रुपी लॉस। तो स्टॉक्स में क्या प्रॉब्लम आएगी स्टॉप लॉस लगाने में, कि आपके पास गारंटीड एग्जिट नहीं है। अगले दिन जहां भी वो स्टॉक ने गैप डाउन करा, आपका एग्जिट उसी प्राइस पे या उसके बाद जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे हो सकता है। जो आप 100 चाहते थे उस पे आपका एग्जिट नहीं होगा। बट अगर आप ऑप्शंस को यूज करते हैं, तो मैंने बोला था ऑप्शंस में क्या होता है, यू कैन ऑल्सो बाय द राइट टू सेल। तो आप एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें आप 100 रुपये पे बेचने का जो राइट है वो बाय कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट डे अगर ये 95 पे भी ओपन हो जाता है, तो आपके पास राइट था कि आप 100 रुपये पे बेच सकते हैं। अगर ये 90 पे भी ओपन हो जाता है, आपके पास राइट था कि आप 100 पे बेच सकते हैं। अगर ये 80 भी ओपन होता है तो भी आपके पास राइट है, आप 100 पे बेच सकते हैं। तो कैन यू सी, ऑप्शन से जब आपने प्रोटेक्ट करा तो आपके पास एक गारंटीड एग्जिट हो गया, कि आपने जो प्राइस चूज करा था आपको उसी प्राइस पे एग्जिट मिलेगा, नो मैटर कितना जितना मर्जी गैप डाउन हो जाए। और अगर इनकेस ये गैप अप ही हो जाता है, देन एनी हाउ आपको वो एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज नाउ आपके फेवर में चला गया। बट इनकेस आपके अगेंस्ट गया तो आपके पास गारंटीड एग्जिट है, जो आपने प्राइस सेलेक्ट करा था, जो अगर आप फ्यूचर्स में या स्टॉक्स में करते हैं पॉसिबल नहीं है। राइट, सो दिस इज वेयर ऑप्शंस कैन इवन हेल्प यू, आपकी जो स्क्रिप्ट पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आप वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, तो वहां पे आपको ये ऑप्शंस प्रोटेक्शन के लिए हेल्प कर सकती है। फोर्थ, आप ऑप्शंस जो है स्क्रिप्ट में एंटर करने के लिए, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। अब उसका मतलब क्या हुआ, अब एग्जांपल मान लेते हैं कि करंटली जो है करंट मार्केट प्राइस किसी स्टॉक का 150 है, और आप इंटरेस्टेड हैं कि चलो अगर ये 100 रुपये तक आएगा तो मैं इसको खरीद लूंगा। राइट, आप 100 रुपीज़ पे इसको खरीदना चाहते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप ले सकते हैं ऑब्लिगेशन टू बाय। राइट, तो पहले तो आपका राइट था, अब आप ले सकते हैं ऑब्लिगेशन टू बाय, कि अगर कोई
मैं ये ऑब्लिगेशन ले रहा हूँ, अगर वो ऑब्लिगेशन मुझे फुलफ़िल करनी पड़ी तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, मैं उसको ₹100 पे बाय कर लूँगा। और जब आप ये ऑब्लिगेशन लेंगे, तो ऑब्लिगेशन के लिए क्या होगा, आपको कोई पे करेगा। तो लेट्स अज़्यूम आपको कोई ₹2 पर शेयर पे कर रहा है, लेट्स इमेजिन इसका जो लॉट साइज़ है वो 2000 है, तो आपको किसी ने ₹4000 पे करे, ये ऑब्लिगेशन लेने के लिए। तो अगर आप प्राइस लेट्स इमेजिन 1 महीना नीचे 100 तक नहीं आता, तो 1 महीना आपने ₹4000 कलेक्ट करे, दूसरे महीने भी नहीं आता, तो लेट्स इमेजिन फिर आपने कुछ पैसा कलेक्ट करा, तीसरे महीने भी नहीं आता, फिर कुछ पैसा कलेक्ट करा। तो आप किसी से पैसा कलेक्ट करते जा रहे हैं, तो जब तक प्राइस यहाँ पे आएगा, आप पहले ही बाकी लोगों से वो ऑब्लिगेशन लेके मनी आप कलेक्ट कर चुके हैं, तो अब आप जब एक्चुअली 100 पे बाय करेंगे, तो थोड़ा पैसा तो आपने जो ऑब्लिगेशन लिया था वहाँ से आपको मिल गया, बैलेंस आप अपनी जेब से पे कर रहे हैं, तो आपको एक तरह से डिस्काउंटेड प्राइस पे एंट्री मिल गई, राइट? सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ एंटरिंग स्क्रिप पोज़ीशन एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू, बिकॉज़ वो ऑब्लिगेशन लेके आपने प्रॉफिट पहले ही करना शुरू कर दिया। आपने वो थोड़ा-सा, आपके पास पैसा आ गया एंड सपोज करिए अब आप ₹100 पे मान लीजिए आप 1000 शेयर्स खरीदना चाहते थे, 1000 नहीं, लेट्स से 10,000 शेयर्स खरीदना चाहते थे एज एन एग्जांपल। तो अगर आप 10,000 शेयर्स खरीदना चाहते थे तो हुआ क्या, ये आपका हो गया, वैल्यू लगाएंगे तो 10,000 और 20, तो ये हो गया 10 लाख, राइट? तो 10 लाख हो गया एंड हो सकता है उस 10 लाख का जो आपने करना था, आप ये चीज़ आपने 4-5 महीने करी, 4-5 महीने में अगर लेट्स इमेजिन 5 महीने भी हुआ तो 20,000 जो है वो तो किसी ने आपको पे करा, और आपने जो है अपनी जेब से 9,20,000 ही पे करा, तो सॉरी 9,80,000 पे करा। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइंग स्क्रिप्ट एट डिस्काउंटेड प्राइस, बिकॉज आप किसी से पैसा कलेक्ट कर रहे थे उस वैल्यू पे खरीदने के लिए। अनदर थिंग विच कैन ऑल्सो बी डन इज, इसको कहते हैं कलेक्टिंग एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम स्क्रिप्ट पोजीशन। तो अगर आप लेट्स से इन्वेस्टर हैं, आपके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, तो मान लेते हैं कोई स्क्रिप्ट आपने ₹100 पे खरीदी थी। अब अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, तो हम उस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, राइट? हम उसको रेंट पे लगा देते हैं, तो बिकॉज़ रेंट पे जब हम उसको लगाते हैं, हर महीने हमको एटलीस्ट उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। तो सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्टॉक है, राइट? और वो स्टॉक अभी तक आपके टारगेट पे नहीं जा रहा, लेट्स अज्यूम आपने माना हुआ था कि मैं इसको 160 पे एग्ज़िट करूँगा, तो जब तक 160 पे नहीं जा रहा, कभी नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या कर सकते हैं, उस स्टॉक से भी पैसा कमा सकते हैं। तो कैसे आप कमा सकते हैं? बिकॉज़ आपके पास वो स्टॉक है, आप उसको 160 पे बेचना चाहते हैं, तो आप 160 पे बेचने की ऑब्लिगेशन ले लेंगे, राइट? बिकॉज़ अगर आप ऑब्लिगेशन ले रहे हैं, कल को कोई वो राइट एक्सरसाइज़ भी करता है, तो आप 160 पे तो वैसे ही बेचना चाहते थे, आप अपना स्टॉक 160 पे बेच देंगे। बट जब तक वो 160 नहीं आता, हर महीने आप किसी से वो ऑब्लिगेशन लेके जो आपको उसके लिए वो अमाउंट पे करेगा, आप वो अमाउंट कलेक्ट करते जा रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ सेम एग्ज़ाम्पल एज़ कि अभी जो है 100 रुपीज़ के आस-पास है, व्हाटएवर आपने जो भी खरीदा हुआ था, बट 160 पे बेचने के लिए अब आपको कोई पे कर रहा है एंड उसके लिए वो आप ऑब्लिगेशन ले रहे हैं, एंड वो ऑब्लिगेशन लेने से यू आर कलेक्टिंग स्मॉल लिटिल अमाउंट एवरी मंथ, व्हिच इज मोर लाइक कलेक्टिंग रेंट उस स्क्रिप्ट पोजीशन के ऊपर। सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई ऑप्शंस कैन बी यूज्ड। तो एक तो हो गया डायरेक्शनल ट्रेडिंग, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, प्रोटेक्टिंग स्क्रिप्ट हो गया, एंटरिंग डिस्काउंटेड प्राइस पे, कलेक्टिंग अगर आपके पास पहले ही कोई स्क्रिप्ट पोजीशन है उससे आप एक्स्ट्रा इनकम कलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज मिमिकिंग स्क्रिप्ट पोजीशन बट ओनली चीपर। तो होता क्या है कि अगर आप स्टॉक खरीदते हैं, अगर आपको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना है, तो आपको आपके ब्रोकर को पूरा 100% अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से आप वही स्क्रिप्ट की पोजीशन मिमिक कर सकते हैं, बट कम मार्जिन रिक्वायरमेंट के साथ, राइट? आपको पूरा पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको छोटा सा अमाउंट देना पड़ेगा कंपेयर टू जो आपको अदरवाइज अगर आप कैश में बाय कर रहे थे, तो आप वही सेम पोजीशन मिमिक कर सकते हैं, बट आप थोड़े चीपर वैल्यू में, तो उस चीज़ के लिए भी ये काम आ सकता है। एंड दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, डायरेक्शनल ट्रेडिंग की कैसे करते हैं, नॉन डायरेक्शनल कैसे करते हैं, ये जो हमने बात करी प्रोटेक्टिंग स्क्रिप्ट पोजीशन, इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कैसे कर सकते हैं, मिमिक कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे, नॉट टू वरी।